Welcome to the last part of Unit 1 of Standard 11 of English Medium. In this video, we are going to learn about the methods of preparing accounts and steps of preparing accounts. So, methods and steps we are going to learn, as well as some MCQs also we are going to learn in this lecture. In this method, we are going to learn how the accounts are being prepared. What are the methods of accounting preparations? So, types and base of accounting systems or methods that we are going to learn. So, in ancient times, since last 100 years, the double entry accounting bookkeeping has kept pace in the business. But earlier, and in 1950s and 60s and 70s, this Desi Nama system had played very important role in Indian accounting, right? Indians हम क्या लिखते थे, देसी नामा पद्धति लिखते थे और बहुत सालों तक ये देसी नामा पद्धति है वो हमारी अकाउंट्स की बुक में, स्टैंडर्ड 12 की बुक में भी आई थी. मैंने जब अकाउंट्स किया था तो ये देसी नामा पद्धति मैंने पढ़ी थी. देसी नामा पद्धति जो हमारे जो बाप दादा है वो अकाउंट्स के लिए ये मेंटेन करते थे. जो अकाउंट्स होते हैं, जो बुक्स होते हैं वो रेड कलर के होते थे और उसको बीच में ऐसा होता है और 8 सर्ड मतलब 8 ऐसे खाने दोनों बार होते थे, तो 6 होते थे अलग अलग. और यहाँ जमा और उधार पहले ये से जमा लिखते थे एंड बाद में उधार लिखते थे. तो ऐसी मेथड जो होती थी वो देसी नामा सिस्टम थी और उसके जो सब टर्म्स थे वो बहुत ही अलग थे. फॉर एग्जाम्पल श्री खाते, उपलक खाते, उबड़क खाते, राइट. वैसे टर्म्स यूज़ करके ये बनाई जाती थी. तो ये पुरानी जो अकाउंट्स सिस्टम है और ये भी थोड़ी इफ़ेक्टिव थी, लेकिन whether we have written these accounts in a proper manner or not, we cannot learn from this. So for that, double entry bookkeeping system is a perfect system to know our profit and loss. तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है वो लेटेस्ट है, जो हम अभी जो कंपनीज रख रही है और फर्म्स रख रही है और एनी पार्टनरशिप फर्म होती है या कंपनी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सब ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से ही वो अकाउंट्स लिखती है. तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मर्केंटाइल बेस हो सकती है या कैश बेस हो सकती है. मर्केंटाइल बेस जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसे रखते हैं, और कैश बेस होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं. प्रोफेशनल फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, एडवोकेट होते हैं, राइट. एडवोकेट वगैरह केस पे रखते हैं, कैश बेस पे रखते हैं, और कोई मिक्स बेस पे रखते हैं, लेकिन इसका चलन बहुत ही कम है, मिक्स बेस होता नहीं है. तो हम बारी बारी सीखेंगे कि मर्केंटाइल बैंक जो मर्केंटाइल बेस क्या है और अलग से वो क्या है वो हम सीखने वाले हैं. सो द मर्केंटाइल बैंक ऑल्सो कॉल्ड एज एक्यूरल सिस्टम और मर्केंटाइल बेस, दोनों में हम कह सकते हैं. तो 99% जो बिज़नेस है वो एक्यूरल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस रखते हैं. इसमें क्या डिफरेंस है पहले हम समझते हैं, पहले मतलब जानते हैं अलग अलग, और इसमें डिफरेंस क्या है वो जानने की मतलब वो हम प्रयत्न करते हैं. Under this method is when accounts are prepared, all transactions of that respective years are considered. All transactions मतलब हर प्रकार के जो ट्रांजेक्शन्स पूरे जो एक साल में बने हैं वो सब यहाँ कंसिडर करना ही करना है. मतलब उधारी बेचन की तो भी करना है, कैश बेचा तो भी करना है, मिला तो भी करना है, नहीं मिला तो भी करना है. इन दिस ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंटिंग ईयर आपको पता है 12 मंथ्स का होता है. ट्रांजेक्शन्स पर्टेनिंग टू द रिसीव पेमेंट्स, लायबिलिटी एंड एसेट्स आर इंक्लूडेड. सब तरीके के वो लिखा जाता है. मतलब लायबिलिटी क्रिएट हुई, एसेट्स क्रिएट हुई, एडवांस पेमेंट हुआ, प्रीपेड हुआ और अनपेड हुआ, रिसीव्ड इन एडवांस हुआ, वो सब लिखा जाता है. इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर आर
कंसीडर, मतलब जो है वो सब वो गिना जाएगा। वेयर आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। यही बहुत सारा डिफरेंस है, ये जो पॉइंट है बहुत डिफरेंस है। कैश अकाउंट जो हम कैश रिसिप्ट में रखते हैं वो क्या होता है, ओनली कैश अगर आई है तो लिखते हैं, कैश नहीं आई है तो ऐसा मान लेना है कि वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। लेकिन मर्केंटाइल और एक्रूअल बेस जो सिस्टम है, इसमें जो नहीं मिला है एडवांस में मिला है वो सब लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ओनली आर कंसिडर्ड। ये पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ। इट मीन्स दैट 1 ईयर मान लो कि ये साल है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ का ट्रांजेक्शन्स या यहाँ का ट्रांजेक्शन यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता है। आइदर प्रीपेड लिखते हैं या पोस्ट पेड लिखते हैं, लेकिन कैश अकाउंट में नहीं होता है। कैश अकाउंट में मान लो कि 2 ईयर्स बैक का पैसा आपको यहाँ मिल रहा है तो यहाँ की इनकम गिनी जाएगी, लेकिन यहाँ अगर मर्केंटाइल और एक्रूअल बेस होगा तो यहाँ की इनकम नहीं गिनी जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। ये डिफरेंस है। अभी कैश अकाउंट जो है वो कैसे होता है, तो कैश रिसिप्ट बेस क्या होता है कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ दैट रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर आर रिकॉर्डेड, मतलब कैश आई गई वो ही रिकॉर्ड ही होगी, बाकी रहा नहीं पे किया वो सब कुछ नहीं लिखा जाता है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो सब है वो एक्रूअल बेस पे रखते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ दैट रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर आर include the transaction pertaining to receipt, payment, liabilities and assets। so ये कैश ट्रांजेक्शन जिसका जो रिसिप्ट हुआ, पेमेंट हुआ, लाइबिलिटी हुई, एसेट्स हुई, वो कैश ट्रांजेक्शन में लिखी जाएगी। द कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर आर ऑल्सो कंसिडर्ड। मैंने बोला है कि ये अकाउंटिंग ईयर है, मान लो कि एक ईयर है, राइट, और यहाँ से यहाँ का सब लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ हमने बेचा है कुछ या सर्विस प्रोवाइड की है उसका यहाँ मिलता है तो भी हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे एज इफ इस साल में मिला है। और मान लो कि यहाँ के जो नेक्स्ट ईयर का जो हमने बेचने वाले वो एडवांस में मिले तो भी, मतलब जितना आया उतना जमा, जितना गया उतना गया, ऐसा जो सिस्टम है वो कैश और रिसिप्ट बेस्ड अकाउंटिंग ईयर है। तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है। हमको जो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस पता नहीं चलता है। और हाइब्रिड मेथड तो मिक्स मेथड है, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ट्रांजेक्शन हम कैश में लिखते हैं और कोई ट्रांजेक्शन हम एक्यूरल में लिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ये कहीं भी नहीं है, लेकिन कई रखते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। अभी हम लास्ट में जो देखने जाने वाले हैं स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स। हम जब अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंटिंग करते हैं, हिसाब लिखते हैं, तो क्या होता है, कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो अकाउंट जो है वो स्टार्ट्स विथ वाउचर से वो स्टार्ट होता है। वाउचर मैंने टर्मिनोलॉजी में समझा है, कोई भी प्रकार का आपका बिल्स हो, राइट, कोई भी प्रकार का परचेज का वाउचर हो, राइट, इसको क्या बोलते हैं हम, टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। तो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा हो, सैलरी पे किया हो, एक्सेट्रा, तो ये वाउचर मिलता है हमको। जब वाउचर मिलता है तभी से स्टार्ट होता है। वाउचर नहीं मिलता है तो हमारा आउटस्टैंडिंग कुछ रहता है तो वो लिखते हैं, लेकिन स्टार्ट होता है वाउचर से। तो वाउचर मतलब मैनी टाइप्स होता है, राइट। ये सब जो मिलता है तब हमारा जो अकाउंटिंग लिखने का स्टार्ट होता है। तो हमको ये वाउचर मिले तभी हम स्टार्ट करते हैं। बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का प्रकार क्या है वो इम्पोर्टेंट है, वेदर इट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो लिखेंगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल कुछ गिफ्ट में मिला या कुछ लेना देना ही नहीं हुआ, राइट,
कोई मान लो कि एम्प्लॉय गिर गया, राइट, तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या कुछ है ही नहीं, राइट, वो ट्रांजेक्शन भी नहीं बोलते उसको, तो वो नहीं लिखा जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये ट्रांजेक्शन्स और जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिकॉर्डेड। बिजनेस के साथ पर्सन एंड बिजनेस दोनों के अरस परस के जो ट्रांजेक्शन है वो लिखे जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, और आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो भी आइडेंटिफाई करना है, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स है या रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है वो भी आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम जर्नल एंट्री बना पाएंगे। तो जनरल एंट्री जो जर्नल बुक होती है, जर्नल बुक होती है, एक बुक होती है, वहाँ कॉर्नोलॉजिकल फॉर्म में, मतलब पहला ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन, तीसरा ट्रांजेक्शन, चौथा ट्रांजेक्शन, पांचवा ट्रांजेक्शन, जैसे जैसे डेट वाइज टाइम वाइज होता गया वैसे लिखते जाते हैं, वैसी कॉर्नोलॉजिकल फॉर्म में ये जर्नल बुक लिखी जाती है, राइट। और ऐसे सब्सिडरी बुक्स भी होती है, सब्सिडरी बुक्स होती है, कैश अकाउंट होता है, राइट, और सेल बुक होती है, परचेज बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है। तो ऐसी ऐसी सब्सिडरी बुक है, जब आपको आएगा तो मैं बता दूंगा। तो जर्नल एंट्री इज अ फर्स्ट एंट्री। ये वाउचर तो होता है, हमारा बिल मिला, लेकिन यहाँ पहली एंट्री होती है। ये बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ये जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर का भी क्या होता है, लेजर का भी बुक होता है हमारे पास। अगर कंप्यूटर है तो लेजर का बुक होता नहीं है, डायरेक्ट ही एंट्री होती है। तो लेजर में हमको क्या करना पड़ता है, पोस्टिंग करना पड़ता है। तो कैसे पोस्टिंग करते हैं, तो जैसे ये फर्स्ट एंट्री हुई उसका पोस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपया कैपिटल लाए बिजनेस में, राइट, तो कैश आएगी बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट। अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कैश अकाउंट डेबिट क्यों आ, वो जब आएगा तो मैं बताऊंगा। टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000 रुपया, राइट। तो ये कैश अकाउंट के डेबिट जाएगा और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट जाएगा। ये जो हमने किया वो पोस्टिंग हुई, राइट। कैसे होती है बाद में मैं बताऊंगा आपको। तो जर्नल होती है, बाद में लेजर का पोस्टिंग होता है। तो लेजर में हज़ारों अकाउंट होते हैं, जितने जितने ये जर्नल में एंट्री होती है ना, और वो रिपीट होता है तो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कैश हर बार रिपीट होता है तो एक ही बार कैश बनेगा और इसकी समरी बनेगी, उसका अकाउंट्स बनेगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सो कैश अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, हर जो एसेट्स होता है वो असेट्स का अकाउंट्स होगा, इनकम का अकाउंट होगा, सेल्स का अकाउंट होगा, परचेज का अकाउंट होगा, परचेज रिटर्न का होगा, सेल्स रिटर्न। ये फॉर्म में मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेकिन ये सब अकाउंट्स लेजर में होते हैं। और ये समरी देते हैं हमको कि परचेज रिटर्न कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, इनकम कितना हुआ। जर्नल है वो हमको ऐसी समरी नहीं देते हैं, राइट। और जब भी हमको रिमेंबर दिस, जब भी हमको फाइनल अकाउंट्स बनाना है और देखना है कि जो हमने अकाउंट्स लिखे वो करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट मतलब मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं, मतलब डेबिट जितना है, डबल एंट्री बोला है ना, डेबिट जितना है इतना ही क्रेडिट है कि नहीं है, वो जानने के लिए। और फाइनल अकाउंट के पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब गुजराती में उसको बोलते हैं काचू सर्वयू। एंड वी हैव सम एडजस्टमेंट। सो ट्रायल बैलेंस इज ए बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट। मैंने बोला ना, ये कैश अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट होता है, परचेज रिटर्न होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, और सब प्रकार के एसेट्स अकाउंट होते हैं। तो उसकी जो समरी है, ऑल लेजर की समरी, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, और इसका टोटल अगर इक्वल हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट, तो मैथमेटिकली हम करेक्ट है ऐसा मान सकते हैं। और बाद में क्या करेंगे, ये ट्रायल बैलेंस तो हो गया,
ट्रायल बैलेंस में सर्टेन एडजस्टमेंट हम पास करेंगे। एडजस्टमेंट क्यों पास करना है? क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे जा रहे हैं, मतलब अनपेड, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, एडवांस रिसीव्ड, वे सब एडजस्टमेंट पास करने पड़ते हैं। वो भी ध्यान रखते हैं क्योंकि हम एक्रूअल और मर्केंटाइल बेस यूज कर रहे हैं, इसलिए तो ये एक्रूअल बेस होता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, ये सब एडजस्टमेंट पास करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट्स के बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ये ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? जब भी हमको मन हुआ तब बनाते हैं। मतलब मंथली भी बन सकता है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथली भी बन सकता है, 6 मंथली भी बन सकता है, एंड ईयरली भी बन सकता है। जब भी हमको मन हुआ कि नहीं हम चेक करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट्स कब होते हैं? जब फाइनल अकाउंट्स होते हैं तब होते हैं। इसमें क्या बनाते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो बाद में सिखाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट वो क्या दिखाता है कि आपने जो ट्रेड किया, आपने जो व्यापार किया, आपका जो मेन बिजनेस है, उससे आपको कितना मुनाफा हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ये आपको दिखाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दिखाएगा। बाद में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंस है वो डेबिट करते हैं, जो इनकम है वो क्रेडिट करते हैं, और बाकी का जो डिफरेंस होता है उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। एक यहाँ नहीं लिखा है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये कब बनता है? जब पार्टनरशिप फर्म होती है तब ही बनता है। जब पार्टनरशिप फर्म होती है तब बनता है। तो पार्टनर्स के लिए क्या डेबिट क्या क्रेडिट, ये पार्टनर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आया, ये यहाँ ली जाया जाता है, और किसको कितना मिला और किसको कहाँ देना है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। और बाद में होगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का जो लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट ऐसी होती है, बैलेंस शीट यहाँ लायबिलिटीज होती है, यहाँ एसेट्स होता है। तो लायबिलिटीज यहाँ सब लिखी जाती है, एसेट यहाँ लिखे जाते हैं, और टोटल अगर इक्वल आया तो मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं कि ये हमारा अकाउंट जो लिखा वो करेक्ट है। मतलब कि ये प्रोसेस से स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसको क्लासीफाई करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, कंक्लूड करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट वाला ये फाइनल स्टेप्स होता है। तो ऐसे भी अकाउंटिंग साइकिल हो सकती है। जो भी हमने समझाया वो क्या है, वो स्टेप्स है। जब भी आएगा मतलब पूरा यहाँ से चलेगा। ये जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है, उसका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमको मिलेगा। लेजर पोस्टिंग कैसा करना है उसके रूल्स हम सीखने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाए उसके रूल्स, सब्सिडरी बुक कैसे बनाए, एडजस्टमेंट कौन कौन से होता है, एंड फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो सब ये पूरी बुक्स आपकी वो ही है, राइट। तो ये एकदम समरी में मैंने आपको ये सिखाया है। आई होप कि आपको ये पता चला होगा, और ये स्टेप्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट नाउ। एट द एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्वेश्चन दैट इज आस्क इन योर बुक्स में जो अकाउंट मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम एमसीक्यू ले रहे हैं, राइट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू को क्या बोलते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप दैट आपने हर्ड, ये सुना होगा, और इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। कोई भी अप्रोप्रिएट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो पहला पढ़ते हैं, अंडर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? बार्टर सिस्टम में होता है चीज़ के सामने चीज़ या चीज़ के सामने सेवाएं दी जाती है, मतलब कैश वाला नहीं आता है, वो बार्टर सिस्टम है। बस ये मैंने आपको सिखाया था। तो कौन सा है? इज नॉट करेक्ट अंडर बार्टर सिस्टम, विच फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग, नॉट करेक्ट का मतलब रॉन्ग, करेक्ट ऐसा नहीं है। देखो नॉट करेक्ट मतलब नॉट ट्रू, कुछ सच्चा नहीं है तो क्या है, वो झूठा है, रॉन्ग। रॉन्ग क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी आया, मनी होता है नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी के ऑप्शन भी चेक करने चाहिए, ऑल ऑफ अबव भी आ सकता है। तो देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट तो बार्टर है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट टू सर्विस
वो भी बार्टर है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और प्रोडक्ट सर्विस वो भी बार्टर है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि कैश नहीं आता है बार्टर में, राइट, विच इज अ रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग, बार्टर में नहीं आता है। सेकंड, विच इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग, हमने लिमिटेशंस बहुत देखी, इसमें से कोई दी होगी तो हमको लिखना है। शो प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छा है ना, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं। टैक्स प्लानिंग के लिए वो तो अच्छा है, बेनिफिट्स है एक्चुअली। सोज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज, बेनिफिट्स है हमारे। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी है वो, विच इज़ है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 10 साल के बाद भी हम 100 रुपये ही लिखेंगे। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी क्या है वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अकाउंटिंग इज नॉन एज हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, ऑफकोर्स हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, क्योंकि हम पास्ट का डेटा ध्यान में लेके बनाते हैं। प्रेजेंट फ्यूचर अननेसेसरी तो है ही नहीं, राइट, तो ये सब ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या है, ए इज करेक्ट। हु इज इन्वेंटेड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो लुका पेसियोली, राइट, लुका पेसियोली। इन विच ईयर, तो 1494 ईयर में उन्होंने ढूंढा है, राइट। इसके अलावा भी आपको सारे क्वेश्चंस दी गए हैं, राइट, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है। पहला लिखा है आंसर द इन अ वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में आंसर देना है। पहला लिखा है वो प्रोवाइड्स द कैपिटल टू द बिजनेस, तो ऑफकोर्स ओनर प्रोवाइड्स। व्हाट इज बैड डेब्ट्स फॉर बिजनेस, हमने बैड डेब्ट्स का दिखा है कि परमानेंट unrecoverable amount from customer is called bad debts. What is stable value of money, आप देख सकते हो क्या है। What is double entry system of accounting, double entry system of accounting where every transactions मतलब every business transactions will have at least two effects, right, two effects, one debit एंड सेकंड क्रेडिट विथ इक्वल अमाउंट। तो ये जो होता है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है, राइट। और ये सब जो बाकी के हैं आप देख लेना, राइट, और नहीं मिले तो आप ये ढूंढ लेना ये वीडियो में से। और आपका ये होमवर्क अभी देता हूँ मैं, ये दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 1, हमने चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट किया है। तो होमवर्क में क्या है, जो आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वो पूरी आपकी नोटबुक में लिख देनी है। और जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो शॉर्ट फॉर्म में जितने भी हो सके शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये नोटबुक में आपको शॉर्ट जो है वो सब लिखने पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने बेनिफिट्स सिखाया, मैंने लिमिटेशंस दिखाया है, तो बेनिफिट्स का सब पॉइंट्स, और इसमें थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। और एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीटली आपको लिखनी पड़ेगी, आप लिखेंगे तभी ही आएगा। तो पूरे जो 4 क्वेश्चंस हैं एंड वो चारों क्वेश्चंस आप पूरा पेज नंबर 22-23 में दिया गया है, 22 एंड 23 में वो सब आप लिख सकते हो। एंड ट्राई टू राइट इन योर लैंग्वेज, रिमेंबर रॉ लैंग्वेज। हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम में कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं है। तो अच्छा लिखेंगे और जो आपको समझ में आया वैसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। आई होप के आप समझ पा रहे होंगे और यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी वेल and you are enjoying my lecture. How you feel about this lecture you can write in a comment. So thank you very much. We have completed unit number 1 here, and in a next lecture we are going to start unit number 2. Till then, goodbye and thank you.